हेलो फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि 1210 एडी में कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान खेलते हुए अपने घोड़े से गिर गए और इस इंसिडेंट में उनको काफी सारी चोट आई, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उनके बेटे आराम शाह स्लेव डायनेस्टी के नेक्स्ट रूलर बने। आराम शाह एक बहुत ही इनकैपेबल और वीक रूलर था। दिल्ली सल्तनत के डिफरेंट पार्ट्स में जो रूलिंग एलिट्स थे, वो आराम शाह के एटीट्यूड से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। इन लोगों को तुर्किश नोबल्स कहा जाता था और इन लोगों ने इल्तुतमिश को इनवाइट किया कि वो दिल्ली सल्तनत की कैपिटल लाहौर पहुंचे और वहां पहुंचकर तख्ता पलट कर दें। इल्तुतमिश उस समय बदायूं का गवर्नर था और इसके करियर की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव के रूप में हुई थी। इसकी कैपेबिलिटीज और परफॉर्मेंस को देखते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे ग्वालियर का इक्तेदार बना दिया था और आराम शाह के समय ये बदायूं का गवर्नर बन चुका था। और आप ये मान के चलिए कि दिल्ली सल्तनत में आराम शाह के समय में बदायूं सबसे इम्पोर्टेंट प्रोविंस हुआ करती थी। इसका मतलब इल्तुतमिश ऑलरेडी एक काफी इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पर काम कर रहा था। लाहौर पहुंचकर इसने आराम शाह को हटा दिया और इस तरह आराम शाह का 8 मंथ्स रूल ओवर हुआ और 1210 एडी में ही इल्तुतमिश स्लेव डायनेस्टी का थर्ड रूलर बना। और ये एक ऐसा सुल्तान था जिसे स्लेव ऑफ स्लेव भी कहा जाता है। और इसका रीजन ये है कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव था और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद घोरी का स्लेव हुआ करता था। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी की शादी इल्तुतमिश से की थी, इसीलिए इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का सन इन लॉ भी था। इल्तुतमिश इल्बारी ट्राइब को बिलोंग करता था और सुल्तान बनने के बाद इसने टाइटल लिया शमशुद्दीन का और बन गया सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने लगभग 26 ईयर्स तक रूल किया, 1210 एडी से लेकर 1236 एडी तक। तो जब इल्तुतमिश का रूल शुरू हुआ तो उस समय दिल्ली सल्तनत की कैपिटल हुआ करती थी लाहौर। इल्तुतमिश ने सबसे पहला काम यही किया कि इसने दिल्ली सल्तनत की कैपिटल लाहौर से शिफ्ट करके दिल्ली कर दी। बट रूल शुरू होते ही बहुत सारे चैलेंजेस इल्तुतमिश के सामने आने लगे। चारों तरफ से रिवोल्ट्स और रेबेलियंस की खबर आने लगी। गजनी का रूलर याल्दूज वापस से अपना लक ट्राई करना चाहता था और देखना चाहता था कि क्या वो इल्तुतमिश को हराकर दिल्ली सल्तनत को अपने कंट्रोल में ले सकता है या नहीं। इसके अलावा कुबाचा, जो कि एक समय में कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव हुआ करता था, उसने अपने आप को मुल्तान में इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, लाहौर और पंजाब के दूसरे पार्ट्स को भी वो कैप्चर कर रहा था। और इधर बंगाल और बिहार में तो अली मर्दान खलजी ने पहले से ही अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर रखा था। हालांकि इल्तुतमिश का रूल शुरू हुआ इसके कुछ ही सालों के बाद बंगाल और बिहार में अली मर्दान खलजी का तख्ता पलट कर दिया गया और 1212 एडी में अब्बास खिलजी ने अपने आप को बंगाल और बिहार का इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर दिया। कहने का मतलब अभी रूलर चेंज हो गया है, लेकिन इल्तुतमिश के लिए प्रॉब्लम अभी भी सेम है। और इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बीच में इल्तुतमिश के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी थी कि दिल्ली सल्तनत के अंडर में आने वाले जितने राजपूत किंगडम्स थे, वहां पर भी रिवोल्ट्स हो रहे थे और राजपूत किंगडम्स अपनी इंडिपेंडेंस को असर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो चलिए देखते हैं कि इल्तुतमिश ने इतने सारे चैलेंजेस को किस तरह से टैकल किया। तो सबसे पहला काम तो इल्तुतमिश ने ये किया कि उसने गजनी के रूलर याल्दूज को डिफीट किया। इसके बाद खबर ली कुबाचा की। कुबाचा को इतना मारा कि उसे मुल्तान से भगा दिया। तो अब सिचुएशन ये है कि दिल्ली सल्तनत को पंजाब और गजनी से किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन इल्तुतमिश का ये सोचना गलत साबित हुआ, क्योंकि इल्तुतमिश ने याल्दूज को 1216 एडी में हराया था और इसके अगले ही साल ख्वारिज्मियों ने गजनी को कैप्चर कर लिया। और ख्वारिज्मी एक बहुत ही पावरफुल किंगडम था और जब एक पावरफुल किंगडम आपका पड़ोसी बन जाए तो आपको टेंशन तो होगी ही। बट इल्तुतमिश के सामने इससे भी बड़ी प्रॉब्लम आकर खड़ी हो गई जब 1218 में मंगोल्स ने ख्वारिज्मी एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर दिया। मंगोल्स के लीडर चंगेज खान की लीडरशिप में मंगोल्स ने अपने आप को चाइना से लेकर मेडिटेरेनियन सी तक एक्सटेंड कर लिया था। चंगेज खान को तैमुजीन नाम से भी जाना जाता है और ये मान लीजिए कि ये मंगोल्स चंगेज खान के नेतृत्व में जहां पर एंटर करते थे उस एरिया को तहस नहस कर देते थे और अब इनकी बाउंड्री दिल्ली सल्तनत से टच हो गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत अब एक डेंजर जोन में आ चुका है और इल्तुतमिश के लिए ये सबसे बड़ा खतरा था। अब इस तरह की परिस्थितियों में एक बड़ा ही अजीब सा इंसिडेंट हुआ। हुआ क्या कि मंगोल्स द्वारा कैप्चर्ड ख्वारिज्मी एरिया से एक इंसान निकलकर इल्तुतमिश के पास आया। उसने बताया कि उसका नाम जलालुद्दीन मांगबरनी है और वो ख्वारिज्मी रूलर है। जलालुद्दीन मांगबरनी इल्तुतमिश की शरण में आया था
और उसे कहीं पर भी छुपने की जगह चाहिए थी बस। लेकिन इल्तुतमिश ने इसकी किसी भी तरह की कोई मदद नहीं की और उल्टा डंडे मार के इसे भगा दिया। और वो इसलिए क्योंकि जलालुद्दीन मांगबरनी चंगेज खान का दुश्मन था, और चंगेज खान के दुश्मन को शरण देने का मतलब होता चंगेज खान को अपना दुश्मन बना लेना। तो कहा जा सकता है कि जलालुद्दीन मांगबरनी को शरण ना देकर इल्तुतमिश ने अपनी स्टेटमैनशिप और डिप्लोमेटिक स्किल का परिचय दिया है। तो इल्तुतमिश ने इस तरह मंगोल अटैक को रिपेल कर दिया। अगर मांगबरनी को शरण दी होती तो मंगोल्स इंडिया में आते और चंगेज खान एक एक की मांग भर देता, और वो भी खून से। तो अब सिचुएशन ये है कि इल्तुतमिश के सामने दो बड़े चैलेंजेस अभी भी बाकी हैं। एक थे राजपूत रिवोल्ट्स और दूसरी तरफ थे आवाज खिलजी, जिसने अपने आप को बिहार और बंगाल में इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर कर दिया था। आवाज खिलजी ने अपने आप को बिहार और बंगाल का इंडिपेंडेंट रूलर डिक्लेयर करने के साथ ही अपने आप को टाइटल दिया था सुल्तान गयासुद्दीन का। वैसे तो ये एक बहुत ही जेनरस और एबल रूलर था, और इसने जनरल पब्लिक के लिए काफी सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स भी बनवाए थे। इससे निपटने के लिए इल्तुतमिश ने अपने सबसे बड़े बेटे नसीरुद्दीन महमूद को भेजा। नसीरुद्दीन महमूद ने बंगाल पहुंचकर आवाज खिलजी का मुंह बंद कर दिया, और इस तरह आवाज खिलजी को ईयर 1227 एडी में बंगाल और बिहार से हटा दिया गया। और इसी के साथ बिहार और बंगाल पर भी अब इल्तुतमिश का कंट्रोल स्टेब्लिश हो गया, और इस नई टेरिटरी का गवर्नर बना नसीरुद्दीन महमूद। चलिए अब बात करते हैं राजपूत रिवोल्ट्स की, और इसको हम लोग मैप के थ्रू समझेंगे। यहाँ पर आप दिल्ली सल्तनत के पूरे फैलाव को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बिहार और बंगाल वाला एरिया भी अब इल्तुतमिश के कंट्रोल में आ चुका था। दिल्ली सल्तनत की कैपिटल थी दिल्ली, और यहाँ पर इस मैप में आप तीन ऐसे रीजन्स को देख सकते हो जो दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल में नहीं थे। ये रीजन्स है मेवाड़, मालवा और गुजरात। गुजरात में चालुक्याज ऑफ गुजरात का रूल था, और मालवा में परमार्स का। तो ये तो वो रीजन्स थे जो कि इंडिपेंडेंट थे और जिसके ऊपर दिल्ली सल्तनत का कंट्रोल नहीं था। लेकिन विद इन दिल्ली सल्तनत ऐसे कई सारे राजपूत किंगडम्स थे जहां पर विद्रोह हो रहा था, और जिन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट करनी शुरू कर दी थी। इन सभी राजपूत किंगडम्स के आप यहाँ पर नाम देख सकते हैं। इनके नाम है अजमेर, नागौर, रणथंभौर, जालोर, बयाना, कलिंजर और ग्वालियर। तो सबसे पहला काम तो इल्तुतमिश ने ये किया कि जहां जहां राजपूत रिवोल्ट कर रहे थे उन सभी रिवोल्ट्स को इसने क्रश किया। उसके बाद एक कोशिश की कि जो भी इंडिपेंडेंट किंगडम्स है उनको भी अपने कंट्रोल में लिया जाए। तो इसके लिए इल्तुतमिश ने सबसे पहले मेवाड़ के ऊपर अटैक किया। मेवाड़ की कैपिटल हुआ करती थी नागड़ा। ये उदयपुर के पास है और यहाँ पर रूल कर रहे थे रावल जैत्र सिंह। तो जब इल्तुतमिश ने यहाँ पर अटैक किया तो रावल जैत्र सिंह को वो ढूंढने में असफल रहे। पूरे नागड़ा में आग लगा दी गई, सारे टेम्पल्स तोड़े गए, सब कुछ किया गया, लेकिन रावल जैत्र सिंह उन्हें कहीं पर भी नहीं मिले। उस समय की कुछ लाइंस हैं जो कि मेवाड़ी में लिखी गई हैं। इसके बारे में कहा गया है, अलतिया रेमस मूर्ताओं बाध्य आवे, जैत नी पावे तो नागदो हलगावे। इन लाइंस में बेसिकली बस यही कहा गया है कि इल्तुतमिश को जब जैत्र सिंह नहीं मिले तो वो सिर्फ वहां पे मूर्तियों से ही लड़ता रहा। तो एक तो इल्तुतमिश के सोल्जर्स कहीं पर भी रावल जैत्र सिंह को नहीं ढूंढ पाए, और दूसरी तरफ गुजरात के चालुक्याज ने रावल जैत्र सिंह के फेवर में अपनी आर्मीज भेज दी। तो ऐसे में इल्तुतमिश को यहाँ से रिट्रीट करना पड़ा, यानी वापस जाना पड़ा। तो मेवाड़ को तो इल्तुतमिश कैप्चर नहीं कर पाया, लेकिन क्योंकि मेवाड़ का साथ दिया था गुजरात ने, इसीलिए गुजरात से बदला लेने के लिए इल्तुतमिश ने इस बार गुजरात के ऊपर अटैक किया। लेकिन इस अटैक में भी इल्तुतमिश को कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद इल्तुतमिश ने मालवा के ऊपर अटैक किया, लेकिन यहाँ पर भी परमार्स के सामने इल्तुतमिश जीत नहीं पाया। तो अल्टीमेटली इन तीनों अटैक्स का रिजल्ट यही निकला कि गुजरात, मालवा और मेवाड़ अभी भी इंडिपेंडेंट है और दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल में नहीं है। तो बेशक ये तीन एरियाज अभी भी इल्तुतमिश के कंट्रोल में नहीं थे, लेकिन आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ा एरिया दिल्ली सल्तनत का पार्ट बन चुका है। बंगाल और बिहार भी अब दिल्ली सल्तनत के ही पार्ट है। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत के अगेंस्ट जितने भी थ्रेट्स और रेबेलियंस थे उन सबको भी इल्तुतमिश ने क्रश कर दिया था। तो इस पूरे एक्सप्लेनेशन के बेस पर यह कहा जा सकता है कि भारत के नॉर्थ इंडिया में तुर्किश एम्पायर को कंसोलिडेट करने का काम इल्तुतमिश ने ही किया था। अब देखो ये बात भी आपको माननी पड़ेगी कि इल्तुतमिश एक स्टेटमैन तो था ही, उसने मंगोल्स को भी भगाया, उसके अलावा उसने अब्बासिद कैलिफेट से भी एक मंसूर ले लिया था। मंसूर का मतलब समझते हो आप? मंसूर का मतलब होता है लेटर ऑफ रिकॉग्निशन। बेसिकली अब्बासिद कैलिफेट से उसने ये लेटर ले लिया था जिसमें अब्बासिद कैलिफेट ने उसे सॉवरेन रूलर ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज किया था।
तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। ये लेटर इसने अब्बासीद कैलिफेट से 1229 एडी में ले लिया था। इस मंसूर को पाने के बाद इल्तुतमिश ने भारत में चांदी के सिक्के इशू किए। इन सिक्कों को कहा गया सिल्वर टंका। अगर आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनके ऊपर जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं इन सिक्के के ऊपर, वो सब अरबी में लिखी हुई हैं। और ये ऐसे पहले अरबी सिक्के थे जो कि भारत में इशू किए गए। अगर बात की जाए इन सिक्कों के वेट की, तो इन सिक्कों का वेट था 175 ग्रेन्स। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इन सिक्कों का जो वेट था वो 175 व्हीट ग्रेन्स के बराबर था। और ये एक वेइंग मेजर है जो कि पुराने जमाने में यूज होता था। इनफैक्ट अगर आज भी देखा जाए तो 7000 ग्रेन्स जो होते हैं वो 1 पाउंड के बराबर होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पाउंड है ये 7000 ग्रेन्स के बेस पर ही कैलकुलेट होता था पहले। और अगर हम इस वेट को ग्राम्स में कन्वर्ट करें तो ये वैल्यू आएगी 11.3398 ग्राम्स। इल्तुतमिश द्वारा इशूड इन सिक्कों का जो वेट है वो काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट इसलिए भी माना जाता है क्योंकि भारत के पूरे मध्यकाल में जितने भी सिक्के इशू किए गए वो लगभग इसी वेट के थे। इनफैक्ट मॉडर्न टाइम में भी हम भारत में काफी समय तक इसी वेट के सिक्के इशू करते रहे। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 1 रुपए का सिक्का 1947 में इशू किया गया था और इसका वेट था 11.8 ग्राम्स। तो लगभग वही सेम वेट स्टैंडर्ड हम लोग 1947 तक भी फॉलो कर रहे थे। और सिल्वर कॉइन्स के अलावा इल्तुतमिश ने कॉपर कॉइन्स भी इशू किए। इन कॉपर कॉइन्स को कहा गया कॉपर जीतल। इन कॉइन्स का वेट भी एग्जैक्टली सेम था, यानी 175 ग्रेन्स। इन कॉइन्स को इशू करने के अलावा सुल्तान इल्तुतमिश ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया। इसने एक नई रूलिंग इलीट क्लास को बनाया जिसका नाम था तुर्कन ए चहलगानी। इस नई रूलिंग इलीट क्लास के अंदर 40 पावरफुल मिलिट्री लीडर्स हुआ करते थे। और ये 40 पावरफुल मिलिट्री लीडर्स जो कि तुर्कन ए चहलगानी के पार्ट थे, ये हेल्प करते थे सुल्तान को दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन में। इसके अलावा सुल्तान इल्तुतमिश ने कई सारे स्कॉलर्स को पैट्रोनाइज भी किया था। उनमें से कुछ फेमस स्कॉलर्स हैं ताजुद्दीन, निजामुल मुल्क मोहम्मद जनेदी, मलिक कुतुबुद्दीन हसन, फखरुल मुल्क इसामी और मिन्हास उस सिराज। मिन्हास उस सिराज तो काफी ज्यादा फेमस स्कॉलर हैं। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है तबक्कत ए निसारी, जिसकी टोटल 23 वॉल्यूम्स हैं। इस बुक के अंदर आपको प्रॉफिट मोहम्मद और उन सभी मुस्लिम डायनेस्टीज की डिटेल्स मिलेंगी जो कि ईरान या फिर सेंट्रल एशिया में ओरिजिनेट हुई थी। इनफैक्ट घुरीद डायनेस्टी के बारे में तो इस बुक के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में चीजों को मेंशन किया गया है। इसके अलावा इस बुक को दिल्ली सल्तनत की हिस्ट्री के लिए भी एक जेन्युइन सोर्स के रूप में देखा जाता है। इसके अंदर बंगाल के खलजी रेबेलियन के बारे में भी मेंशन किया गया है। इनफैक्ट खलजी रेबेलियन के बारे में तो और किसी बुक के अंदर कोई डिटेल मिलती ही नहीं है। ये ओनली सोर्स है जहां पर आपको खलजी रेबेलियन के बारे में जानने को मिलता है। इनफैक्ट आपको तो ये पूछना चाहिए कि इस बुक ने क्या कवर नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर चंगेज खान और उसके सक्सेसर्स की डिटेल्स भी काफी इन डेप्थ लेवल पर दी गई हैं। चलिए अब देखते हैं कि इल्तुतमिश ने कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स को बिल्ड किया। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का काम तो शुरू करवा दिया था, लेकिन वो अपने जीवन काल में सिर्फ एक स्टोरी कंप्लीट करवा पाए थे। तो इसके आगे का काम इल्तुतमिश ने लिया और कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन पूरा करवाया। इस तरह कुतुब मीनार बन गई इंडिया की टॉलेस्ट स्टोन टावर, जिसकी टोटल हाइट है 238 फीट। इसका मतलब ये मानिए कि ये लगभग एक 23-24 माले की बिल्डिंग के बराबर ऊंची है। बट ये सिर्फ एक टॉलेस्ट स्टोन टावर है। इसकी हाइट तो ताजमहल से भी कम है। ताजमहल की हाइट लगभग 5 फीट ज्यादा है इस बिल्डिंग से। अच्छा एक बात और, जब इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कराया तो उस समय कुतुब मीनार में टोटल 4 स्टोरीज हुआ करती थी। एक स्टोरी तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवा दी थी और बाकी की 3 स्टोरीज का काम इल्तुतमिश ने कंप्लीट कराया। लेकिन अगर आप आज की डेट में दिल्ली जाएं और कुतुब मीनार को देखें तो आपको वहां पर 5 स्टोरीज दिखेंगी। तो ये जो 5th स्टोरी है ये किसने ऐड की, कब ऐड की और क्यों ऐड की, ये हम लोग आगे की वीडियोस में देखेंगे, क्योंकि ये काम इल्तुतमिश ने तो नहीं किया था। अच्छा एक और बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है जो कि इल्तुतमिश ने बनवाई है। इस बिल्डिंग का नाम है सुल्तानगढ़ी टॉम्ब। ये बिल्डिंग दिल्ली में है और इसे इल्तुतमिश ने अपने बेटे नसीरुद्दीन महमूद की कबरगाह के रूप में बनवाया था। खास बात यह है कि ये इंडिया का फर्स्ट मुस्लिम टॉम्ब है और इसीलिए इल्तुतमिश को फादर ऑफ टॉम्ब बिल्डिंग इन इंडिया भी कहा जाता है। तो ये थी डिटेल्स इल्तुतमिश की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनके बाद के रूलर्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सतावा।